Assalamu alaikum dear future doctors. Welcome to the Dr. Abdullah Academy. Myself Dr. Ahmed Abdullah Yusuf और मैं आज आप सबको लेकर फार्माकोलॉजी की एक अमेजिंग जर्नी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आई नो जब भी फार्माकोलॉजी का नाम आता है तो स्टूडेंट्स के चेहरे पर एक स्ट्रेस क्लियर नज़र आता है। ऑल दोज ड्रग्स नेम्स मैकेनिज्म साइड इफ़ेक्ट्स और पता नहीं ब्ला ब्ला क्या क्या चीज़ें। बट वेट, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ ये डर निकलने वाला है। आज का पूरा लेक्चर मैंने लिपनकोट इलस्ट्रेटेड रिव्यूज़ फार्माकोलॉजी की आई थिंक मेरे पास 8 एडिशन है, उससे मैंने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। मैंने शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स निकाले हुए हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बहुत ही इजी वे में बहुत ही डाइजेस्टिबल पॉइंट्स लेकर आया हूँ। तो चलें, अगर आप मेरे साथ एंड तक इंगेज रहेंगे, जुड़े रहेंगे, तो आपको हर चीज़ क्लिस्टर क्लियर हो जाएगी। आपको किसी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपके लिए स्पेशल नोट्स, स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस ऑलरेडी तैयार करके रखी हैं। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी कमिटमेंट चाहता हूँ आपसे कि वीडियो पूरी फोकस के साथ देखिएगा, एंड तक जुड़े रहिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। चलें, लेट्स बिल्ड दिस स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन टुगेदर। तैयार हो जाइए, लेट्स बिगिन दिस एक्साइटिंग जर्नी। आज हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम फार्मा का पहला इंतहाई इम्पोर्टेंट चैप्टर है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, जो कि मेरी बुक में चैप्टर नंबर 16 है। तो हाई ब्लड प्रेशर ये दुनिया भर में एक पूरा जो हार्ट अटैक है और स्ट्रोक है यानी कि फॉलिज की, ये सबसे बड़ी वजह है। ये दोनों, इन दोनों की जो डेथ रेशो है वो भी बहुत ज़्यादा है। इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि ये ज़्यादातर पेशेंट्स में शुरू में कोई इलाम से ज़ाहिर ही नहीं करता। तो चले हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन और उसकी क्लासिफिकेशन। तो नॉर्मल जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो है तकरीबन, जो सिस्टोलिक है वो 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से कम होता है, और जो डायासिस्टोलिक है वो यानी कि 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से कम होता है। अब एलिवेटेड, इसमें जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 120 से 129 तक होता है, और डायसिस्टोलिक 80 से कम होता है, 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब ये जो एलिवेटेड है, ये एक टर्म यहाँ पे यूज़ हुई है। इसका क्या मतलब है कि ये एक वार्निंग स्टेज है जहाँ सिस्टोलिक आप देख रहे हैं बढ़ना शुरू हो जाता है, बट डायसिस्टोलिक नॉर्मल रहता है, वो अपनी नॉर्मल रेंज में रहता है। अब ये एक सिग्नल है बेसिकली कि अब हमें एहतियात की ज़रूरत है, अब पेशेंट को एहतियात की ज़रूरत है। अब देखते हैं स्टेज 1 और स्टेज 2 में। तो स्टेज 1 हाइपरटेंशन में जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 130 से 139 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और जो डायसिस्टोलिक है वो 80 से 89, सॉरी यहाँ पे 89 है, 89 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब स्टेज 2, इसमें कितना होता है? स्टेज 2 में है जी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 के इक्वल या 140 से ज़्यादा होता है, और डायसिस्टोलिक में 90 से इक्वल या 90 से ज़्यादा होता है। अब ये स्टेज 1 और स्टेज 2, अब इन टर्म्स का ये जो यहाँ पे स्टेज 1 और स्टेज 2 का क्या मतलब है? तो स्टेज 1 का मतलब ये है कि ये जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू हम इसको स्टार्ट करते हैं, यानी कि अगर इतना पेशेंट का बीपी हुआ है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करते हैं, यानी कि उसको कहेंगे कि अपना वेट कम करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, अगर स्मोकिंग कर रहा है पेशेंट तो उसको छोड़ दें, या साल्ट इनटेक कम करें। अब दूसरा स्टेप यह है कि अगर पेशेंट में हार्ट की भी बीमारी है, उसको डायबिटीज़ भी है, उसकी किडनीज भी फेलियर का भी चांसेस हैं, या तो अगर लाइफस्टाइल चेंजेस करने के बावजूद ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर हम अद्वियात को भी स्टार्ट ले सकते हैं यहाँ पर। बट जो स्टेज 2 हाइपरटेंशन है, इसमें चूँकि 140 से ज़्यादा या जो नीचे वाला वो 90 से ज़्यादा हो चुका होता है, तो फिर हम फौरी क्या करते हैं इस स्टेज में, हम लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ साथ, वो काफ़ी नहीं होती स्टेज में, इसमें हम फार्माकोलॉजिकल थेरापी भी ज़रूरी हो चुका होता है, दवाइयों का फौरी आगाज़ कर रहे होते हैं। तो अक्सर एक से ज़्यादा जो कम्बिनेशन थेरापी है, एक से ज़्यादा मेडिसिन हम यानी कि स्टार्टिंग में शुरू की जाती हैं ताकि ब्लड प्रेशर को जल्दी से जल्दी कंट्रोल किया जा सके। स्टेज 1 में हम बेसिकली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं, और स्टेज 2 में हम यानी कि ड्रग थेरापी से, यानी कि फार्माकोलॉजिकल थेरापी से शुरू करते हैं। तो
अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि हाइपरटेंशन का डायग्नोसिस तब ही लगाया जाता है जब ये हाई वैल्यूज़ कम अज़ कम, आपकी बुक कह रही है कि कम अज़ कम 2 डिफरेंट मौके पर रिकॉर्ड हों, यानी कि कम अज़ कम आपको 2 दफ़ा हाइपरटेंशन बढ़ा हुआ हो, तस्दीक हो जाए, तब आप जाके हाइपरटेंशन की डायग्नोसिस कर सकते हैं। यानी कि एक बार हाइपरटेंशन, इसका मतलब यह है कि एक बार हाई प्रेशर आने का मतलब हाइपरटेंशन नहीं है, ठीक है। ये घबराहट की वजह से हो सकता है, थकावट की वजह से हो सकता है, या आपने चाय पिया है उसकी वजह से हो सकता है। तो कम से कम 2 बार असल मर्ज़ की तस्दीक होनी चाहिए, यानी कि एक डॉक्टर ने आज किया है, आज यानी ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, फिर कल किया, कल भी ज़्यादा है, फिर उसकी जो है ना तस्दीक हुई है कि हाँ भाई इसका ब्लड प्रेशर का इशू है। तो आगे हम देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी के हाइपरटेंशन कैसे होता, कैसे है, उसकी रीज़न क्या है, बीमारी की काज क्या है। तो प्राइमरी मैकेनिज्म यह है कि इंक्रीज़ हो जाता है उसका क्या, पेरिफेरल वेस्कुलर आर्टियोलर स्मूथ मसल टोन। अब यहाँ पे मस्कुलर, जो वेस्कुलर स्मूथ मसल टोन का मतलब क्या है कि वेस्कुलर तो कहते हैं कि ब्लड वेजल्स, और स्मूथ मसल यानी कि वो एक स्मूथ मसल या वो गैर इरादी मसल जो हमारी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं और जो ब्लड की जो वाल्स हैं उनकी जो है ना ब्लड वेजल्स की वाल्स में होते हैं। अब टोन का क्या मतलब है बेसिकली, अब जो हमारे मसल्स हैं उनकी बुनियादी सतह की जो एक खिंचाव है या तनाव है या एक माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन जो यानी कि मेंटेन रहता है। अब इसका मुकम्मल मतलब यह है कि हमारी जो आर्ट्रियोल्स हैं, जो छोटी छोटी हमारी यानी कि आर्टरीज के आगे आर्ट्रियोल्स हैं, उनकी जो वाल्स में मौजूद यानी कि एक मसल्स का एक मुसलसल कॉन्ट्रैक्शन, जब ये तो टून बढ़ जाता है तो नालियाँ तंग हो जाती हैं। आपने देखा है कि जैसे वो पानी वाला पाइप जो है उसकी एक यानी कि एक उसकी जो तनाव है या उसका खिंचाव है वो एक मेंटेन होता है, यानी कि वो यानी कि उसकी जो टाइटन है वो मसल की वो एक नॉर्मल रेंज तक होता है। अगर उससे ज़्यादा हार्ड हो जाएगा तब भी वो नुकसानदेह है, अगर वो उससे ज़्यादा यानी कि नॉर्मल हो जाएगा टाइटन उसकी, वो बिल्कुल ही रिलैक्स हो जाएगा, तो वो भी जो है ना सही नहीं है, वो भी यानी कि यानी मतलब वो भी अच्छा नहीं है, यानी वो भी सही नहीं है, यानी कि एक नॉर्मल रेंज में हो जाएगी। तो हमारी छोटी जो आर्ट्रियोल्स की दीवारों में मौजूद हमारे मसल्स का एक कॉन्ट्रैक्शन जो है वो जब ये टोन बढ़ जाता है तो नालियाँ जो हैं या जो हमारी वेजल्स हैं वो तंग हो जाती हैं, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जिससे ब्लड के जो फ्लो में रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और ब्लड प्रेशर जो है ना वो बढ़ जाता है। तो ये एसेंशियल हाइपरटेंशन की सबसे बड़ी बुनियादी वजह है। अब एसेंशियल हाइपरटेंशन जो है ना ये वो उस हाइपरटेंशन को कहते हैं जिसकी कोई काज नहीं है, बेवजह हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। ये तकरीबन 95% जो है ना वो पेशेंट्स में होने वाला हाई ब्लड प्रेशर है। हाइपरटेंशन की बेसिकली इसकी वजह से यानी कि जब इंक्रीज होती है टोन तो इसकी वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं, दो रिजल्ट्स निकलते हैं, वो 2 चीज़ों की वजह से जो है ना हाइपरटेंशन बुनियादी तौर पर हो रहा है। अब पहली क्या रीज़न है कि पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस, यानी कि जिस्म की छोटी छोटी जो आर्ट्रियोल्स हैं या आर्टरीज जिन्हें आर्ट्रियोल्स कहते हैं, उनकी जो वाल्स हैं या उनकी जो दीवारें हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं या इनकी जो मोटाई है वो बढ़ जाती है। जब ये नालियाँ तंग हो जाएंगी तो दिल के लिए इनमें खून को पंप करना या खून को पास करना वो मुश्किल हो जाता है। अब सोचें जैसे आप एक पाइप में से पानी आसानी से धकेल सकते हैं, लेकिन जब वही पाइप नैरो हो जाएगा तो क्या होगा कि जितना पानी धकेलने के लिए आपको ज़्यादा यानी कि पहले प्रेशर लगाना पड़ता था उससे ज़्यादा लगाना पड़ेगा। बिल्कुल यही हमारे दिल और जो ब्लड वेजल्स हैं उनके साथ भी यही होता है। तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, फिर उसको प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, फिर वो यानी कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा। या फिर जो है ना वो वेनस कैपेसिटेंस, अब ये क्या होती है, ये डिक्रीज़ हो जाती है। अब इसमें क्या होता है कि हमारी जो वेन्स हैं वो ब्लड को स्टोर करने का भी काम करती हैं। अगर वो अपनी इलास्टिसिटी खो दें या सिकुड़ जाएं तो वो खून को या ब्लड को इतना स्टोर नहीं कर पाएंगे। ये ब्लड को स्टोर कैसे करती हैं आप देखते हैं, तो शॉक अब्जॉर्बर की तरह, यानी कि हमारी वेन्स जो है ना वो आर्टरीज की मुकाबले में ज़्यादा यानी कि आप कह लें कि लचकदार होती हैं, ज़्यादा वो जो है ना वो फैलने वाली होती हैं। तो हाई कैपेसिटेंस सिस्टम इसका मतलब यह है कि वो बगैर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ाए
खून की एक बहुत बड़ी मकदार जो है ना वो एक अपने अंदर जमा कर सकती हैं। तो ब्लड रिजर्वायर जो है ना वो इस मतलब ये कि तकरीबन हमारे जो पूरे सिस्टमिक सर्कुलेशन का तकरीबन 60 से 70% जो ब्लड है वो वेन्स में मौजूद होता है। जब जिस्म को ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो ये वेन जो है ना वो सिकुड़ती हैं, सिकुड़ कर ये जो रिजर्वायर ब्लड होता है, जो ज़ख़ीरा ब्लड होता है, उसको खून जो उस ब्लड को जो है ना वो दिल की तरफ वापस भेज देती है ये वेन्स। अब हाइपरटेंशन में मसला ये है कि अगर वेन्स अपनी जो उसकी एक इलास्टिसिटी है उसको खो दें या उसकी कैपेसिटेंस को खो दें तो वो ब्लड को इतना अच्छी तरह से स्टोर नहीं कर पाएंगी। तो रिज़ल्ट क्या होगा कि हर वक्त दिल में वापस आने वाला जो ब्लड है उसकी जो मकदार है वो बढ़ती जाएगी, जिससे दिल पर जो है ना वो प्रेशर पड़ेगा और ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता जाएगा। तो रिज़ल्ट ये निकलेगा कि वहाँ से जो वापसी हार्ट में आने वाला ब्लड है वो वेनस रिटर्न जिसे कहते हैं वो बढ़ता जाएगा, जिससे ब्लड पर जो है ना वो बोझ पड़ेगा और ब्लड प्रेशर बढ़ता जाएगा। अब इसकी इटियोलॉजी देखते हैं कि हाइपरटेंशन की वजूहात क्या हैं। तो 90% से, जैसे मैंने ऊपर भी बताया, 90 से 95% से ज़्यादा पेशेंट्स में वजह मालूम ही नहीं होती। इसे एसेंशियली हम प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन वो होता है जो किसी दूसरी बीमारी जैसे कि किडनी फेलियर हो गया या हार्मोनल के कोई इश्यूज़ हैं उनकी वजह से होता है। ये सिर्फ 10% केसेस में होता है। तो हाइपरटेंशन के जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो हम देखते हैं कि वो कौन कौन से हो सकते हैं। अब ये फैक्टर्स जो है ना वो नॉन मॉडिफाइबल भी हो सकते हैं और मॉडिफाइबल भी हो सकते हैं। अब नॉन मॉडिफाइबल में क्या हो सकता है कि जो है ना वो फैमिली हिस्ट्री, यानी कि ख़ानदानी तारीख, अगर ख़ानदान में किसी को है तो इम्कान ज़्यादा बढ़ जाता है। अब एज भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि उम्र के साथ साथ रिस्क भी बढ़ता जाता है। अब रेस यानी कि नस्ल का भी यहाँ पे है कि नॉन हिस्पैनिक ब्लैक्स में इसका जो इंसिडेंस है वो सबसे ज़्यादा है। अब नॉन हिस्पैनिक्स ब्लैक्स जो है ना वो एक बेसिकली एक नस्ल है, अमेरिकन शहरी हैं जिनके आबाओ-अजदाद का तकरीबन वो लिंक है अफ्रीकन के साथ। तो यानी कि इनकी सकाफत, इनका जो एक इन्वायरमेंट है, इनका जेनेटिक्स जो है या इनका सोशियो इकोनॉमिक्स जो है वो वामल की वजह से जो है ना इनका हाइपरटेंशन का इंसिडेंस, इसकी कॉम्प्लिकेशन या दीगर ग्रुप्स के मुकाबले में ज़्यादा होती हैं। या फिर लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, यानी कि कम आमदनी और कम तालीम के हामिल अफराद में रिस्क ज़्यादा होता है। तो अब इसके साथ देख लेते हैं मॉडिफाइबल। तो इसमें क्या है कि डायबिटीज़ हो सकता है, ओबेसिटी हो सकती है, माहौलियाती और जो है ना वो तर्ज अमल ज़िंदगी, यानी कि ये या फिर जो है ना आप कह लें कि हाई डाइटरी सोडियम, अगर सोडियम आप जो है ना वो ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं या स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, ये मॉडिफाइबल है। ये के सारे मेजर रिस्क फैक्टर हैं ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करने के, हाई ब्लड प्रेशर के। तो इसके बाद देख लेते हैं कि इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं कि अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो फिर कौन कौन से यानी कि हो सकते हैं। तो ये अगर इसको कंट्रोल ना किया जाएगा तो ये एक इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, जिसके अंदर जो है ना वो सबसे बड़ी मेन वजह जो है ना वो क्या क्या यानी कि हो सकता है। तो हार्ट डिजीज़, यानी कि जो दिल के और ज़्यादा बीमारियां बन सकती हैं, स्ट्रोक यानी कि फारिज हो सकता है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ यानी कि गुर्दे फेल हो सकते हैं, हार्ट फेलियर, दिल की कमज़ोरी हो सकती है। तो ये इसके यानी कि कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं अगर इसको ट्रीट ना किया जाए। तो इसके मैनेजमेंट गोल जो है वो देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर खुशखबरी ये है कि अगर हाइपरटेंशन को जल्दी डायग्नोस कर लिया जाए और इसको प्रॉपर ट्रीट किया जाए तो इन तमाम ख़तरनाक बीमारियों के होने के चांसेस को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। तो इसका जो है ना वो अचीव करना होता है ब्लड प्रेशर का एक टारगेट। अब टारगेट पर क्यों जोर दिया जाता है, यानी कि नॉर्मल वैल्यू जो है ना वो 80 to 120, ये एक आइडियल गोल है जिसे हर किसी के लिए हासिल करना बेहतरीन है। लेकिन प्रैक्टिकल टारगेट के अंदर डॉक्टर हर पेशेंट के लिए ये एक हकीकी पसंद गोल तय करते हैं। ये प्रैक्टिकल टारगेट के अंदर एक हर पेशेंट के अकॉर्डिंगली एक टारगेट सेट किया जाता है। आम जो सेहतमंद आदमी है उसके लिए तो तकरीबन यानी कि 80 120 90 140 ये टारगेट होता है। लेकिन अगर वो डायबिटिक का पेशेंट है, अगर वो हार्ट का पेशेंट है, अगर वो किडनी फेलियर का पेशेंट है तो फिर उसमें चूँकि इनमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है
थोड़ा सा भी हाई ब्लड प्रेशर इनके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। अब इनके लिए टारगेट अलहदा से सेट करना पड़ता है कि इनका मतलब इतना होना चाहिए 80 to 130, यानी कि इनका थोड़ा सा हम कम रखेंगे ताकि इनका थोड़ी सी भी फ्लक्चुएशन हो तो ये यानी कि ज़्यादा ख़तरनाक साबित ना हो। एक पुरानी सोच थी कि बस जो है ना ये देख लो कि पेशेंट स्टेज 1 में है या स्टेज 2 में है, बट जो नई एक न्यू गाइडलाइंस हैं उसमें यानी कि स्टेज का लेवल इम्पोर्टेंट है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि हर पेशेंट का ब्लड प्रेशर एक स्पेसिफिक टारगेट तक पहुँचे। यानी कि फॉर एग्जांपल एक डायबिटीज़ का पेशेंट है, उसका टारगेट जो बीपी है उसका वो 80 to 130 तक हो सकता है, चाहे वो स्टेज 1 में ही क्यों ना हो, जबकि एक आम जो पेशेंट है उसका टारगेट 90 से 140 तक भी हो सकता है। तो ट्रीटमेंट का जो डिसीजन है वो सिर्फ ये देखकर नहीं किया जा सकता कि मरीज़ किस स्टेज में है, बल्कि इस बात से भी होता है कि हमें इसके ब्लड प्रेशर की वैल्यू को कहाँ तक लेकर जाना है, यानी कि गोल डायरेक्टेड थेरेपी, यानी कि गोल को हमने अपना अचीव करना होता है, अपने टारगेट को। तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ तक अगर आपको कोई चीज़ यानी कि कोई कंप्लेन है या कोई आपकी इंक्वायरी है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।